हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे। चलिए गाइस, अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में आगे चलते हैं। इसके पहले तक हम लोग क्या क्या कर चुके थे, प्लीज आप बताएंगे फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, लव यू ऑल। एंड आई नो कि आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आप पहले से ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लाइव सेशन का वेट करते हो और डेफिनेटली लाइव सेशन का सिर्फ वेट ही नहीं करते हो, आप पूरा सेशन देख के जाते हो। बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग कैटलिस्ट की जनरल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं और उसके अलावा एंजाइम्स को देखने वाले हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस करिए क्या हो सकता है यहां पे। पहले आप मुझे बता दो, हम लोग यहां पर कैटलिस्ट शुरू करने वाले हैं। पीछे के सेशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। प्लीज पहले आप मुझे बता दो कि सिंक्रोनाइज है ना, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। आवाज और ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं है? सिंक्रोनाइज है, प्लीज आप इसका आंसर कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहां पर पढ़ने आते हैं और जो जगह एक्चुअली पढ़ने की होती है, बिलीव मी, वहां पर भगवान खुद होते हैं। मतलब आपके और मेरे बीच में देयर इज अ गॉड, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं लाइव आ जाता हूं और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं। बिलीव मी गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि शायद आज मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अनुज सोनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। बहुत बार ऐसा मुझे लगता है मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला कैसे ना कैसे एक चक्री घुमाता है, पता नहीं क्या करता है, मैं यहां पे लाइव आके खड़ा हो जाता हूं। और एक्चुअली ये क्यों हो रहा है पता है? ये ऐसा नहीं है कि मुझ में हिम्मत है, नहीं, आप लोगों की दुआएं इसमें काम करती हैं। क्योंकि कभी कभार मैं रात को एक कभी कभार 2 बज जाता है रात को सोते सोते, तो सुबह मैं उठ ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी मैं हर दिन, मैंने कभी मिस नहीं किया। सबसे बढ़िया बात है, मैंने कभी लेक्चर मिस नहीं किया, कभी लाइव सेशन मिस नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली आपके और मेरे बीच में जो कनेक्शन है वो ऊपर वाला सेट कर रहा है। आपका कनेक्शन और मेरा कनेक्शन जो सेट किया है ना, वो ऊपर वाले ने सेट किया है। और एक्चुअली ऊपर वाला आप लोगों का ज्यादा भला चाहता है, इसलिए हमेशा मुझे खड़ा कर देता है, बोलता है कि जा भैया लाइव सेशन ले, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें तुझसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि आपके और मेरे बीच में अब भगवान भी है। मतलब मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, वी ऑल आर टुगेदर एंड एक्चुअली गॉड इज विद अस। भगवान की शरण है हमारे पास, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए फटाफट से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कैटलिस्ट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड और आप चिंता मत करो, किसी ने लिखा पी ब्लॉक डी ब्लॉक के कुछ करवा दो क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरे पास प्रिपेयर्ड है सेशंस, बस मेरे को टाइम चाहिए और मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान दो। अगला जो टॉपिक है उसको लिखो फटाफट से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। फटाफट से नोट डाउन करो, और मान लो किसी को अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप एक बार क्या करो, रिफ्रेश कर लो। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, हम लोग यहां पर कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। हम लोग यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक्चुअल में कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप जितना कैटलिस्ट डालते हो वो उतना का उतना वापस से रीजनरेट हो जाता है, जैसे कि यहां पर लिखा है कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एक पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसके लिए मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो अब देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। उसको स्टेटमेंट में हम लोग एग्जांपल के थ्रू कैसे देखेंगे उसको जरा चेक करो। हमको सबको पता है कि रिएक्टेंट, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले वो क्या करता है, कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। फाइनली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, और यहां से कैटलिस्ट बाहर हो जाता है साथ ही के साथ। जरा ध्यान से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो यहां पे। सबसे पहले रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है,
और ये कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट को बाहर निकाल देता है। फिर सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक्चुअली कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग गाइस, एक्चुअली वो अनअल्टर्ड आपको मिल जाता है एज इट इज। कैटलिस्ट जो आपने डाला था वैसे ही आपको मिल गया। सो वी कैन से कि यहां पर कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, अपनी शब्दों को बदला जा सकता है वहां पे। क्लियर हो गया? मैं दोबारा समझाता हूं। रिएक्टेंट सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वापस प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को अलग अलग कर देता है। सो यहां पर कैटलिस्ट आपको रीजनरेट होके मिल जाता है। आप उसको इस वे से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया? सो ये फर्स्ट पॉइंट है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। डोंट वरी स्नेहा, आप लेट नहीं हो, फोकस करो। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल गाइस, और उसको आपको देख के समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास SO2 गैस हमने लिया और ये SO2 गैस अगर O2 से रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यहां पर ये देखिए SO3 बनाएगा। सबको पता है ये बात का। लेकिन यहां पर जब वो SO3 बनाता है तो उस केस में NO2 गैस क्या होती है, एज अ कैटलिस्ट उसको काम में लेते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं उसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जरा ध्यान से उसको समझना। ठीक है, सो नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO3 बनाता है। इसके अंदर जो NO2 गैस है, ध्यान से समझना भाई, आएगा समझ में, थोड़ी पेशेंस रखो। इट्स रियली वेरी इजी। मैं दोबारा समझाता हूं और उसका एग्जांपल भी दे रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फाइनली वो कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दे देगा। अब ध्यान दो, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर एक कल का एग्जाम्पल ले लिया कि SO2 गैस O2 से रिएक्ट करेगा और फाइनली SO3 बनाएगा, पर किसकी प्रेजेंस में बनाता है, NO2 गैस की। अब आप देखो, अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे ध्यान से, अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे ध्यान से, तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो स्टेप 1 में क्या होता है। स्टेप 1 में यहां पर SO2 गैस जो है, ठीक है, स्टेप 1 में SO2 गैस जो है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है। स्टेप 1 में SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। और वो क्या बनाता है, देखिए NO2 यहां पर कैटलिस्ट था, SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है और यहां पर आपको क्या देगा, जरा ध्यान से देखो, एक SO3 का मॉलिक्यूल देंगे और यहां पर साथ ही साथ क्या मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको NO गैस मिलेगा। जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले SO2 ने NO2 से रिएक्ट किया और फाइनली SO3 बना दिया जो आपका प्रोडक्ट था, और फाइनली यहां पर NO मिला। मजे की बात यह कि यहां पर NO2 एक्चुअली कंज्यूम हो चुका है। ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पर NO2 कंज्यूम हो चुका है। NO2 कंज्यूम हो चुका है, यानी कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। ध्यान दो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का कंजप्शन तो हुआ ही नहीं। हमने यहां पर ऑक्सीजन भी लिख के रखा हुआ है। तो आप ध्यान दो कि SO2 रिएक्टेड विद NO2 विल गिव यू SO3 प्लस NO, और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आप यहां से दो 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 कैंसिल कर सकते हो, कुछ नहीं किया, इसने एक ऑक्सीजन उसको दे दिया। जब NO2 एक ऑक्सीजन उसको देगा तो ये SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा, खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, ठीक है, यहां पे सेकंड स्टेप में देखो, वापस ये जो NO है वो क्या कर रहा है, यहां पर O2 से रिएक्ट कर रहा है। अब दूसरा रिएक्टेंट पिक्चर में आया, वापस ये NO O2 से रिएक्ट कर रहा है और फाइनली आपको क्या देगा यहां पर NO2। अब अगर दोनों स्टेप को अगर आप टोटल कर दोगे, जोड़ दोगे, अगर आपने दोनों स्टेप को जोड़ दिया तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि ये NO और ये NO आपस में कैंसिल हो गए। सो दीज आर कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब आप इसको जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे और यहां पर NO2 और NO2 आपस में कैंसिल हो गए। देखो जरा ध्यान से, ये NO और NO आपस में कैंसिल हो गए, ये NO2 और NO2 आपस में कैंसिल हो गए और आपको वही रिएक्शन वापस मिल गई। इसका मतलब क्या है, जरा समझो। इसका मतलब यहां पर जो NO2 गैस है वो अनरिएक्टिव रही, या फिर हम लोग कहें कि NO2 गैस एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है, आपने वापस से उसको रीजनरेट कर लिया। क्या फाइनल रिएक्शन में आपको NO2 दिख रही है? नहीं, एक्चुअली NO2 ने SO2 से रिएक्ट जरूर किया, लेकिन वो NO2 आपको उतना ही मॉलिक्यूल वापस मिल गया जितना मॉलिक्यूल आपने कंज्यूम करवाया था। तो इसको कहते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, बेसिकली जो कैटलिस्ट यूज किया था उसको रीजनरेट कर दिया। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। मैं आपको फिर से बोलता हूं, देखो, रिएक्टेंट कैटलिस्ट से पहले रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद यहां पर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को वापस दे देगा। इसका फाइनेस्ट एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। SO2 O2 से रिएक्ट करेगा, SO3 बनाएगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। प्रेजेंस किसकी रहेगी? NO2 की। तो इन दैट केस SO2 NO2 से रिएक्ट करेगा, SO3 और NO बनाएगा, फाइनली वो NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और NO2 को वापस दे देगा।
और एक्चुअली कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो गया। इट्स रियली वेरी सिंपल, समझ में आता है? इट्स रियली वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स रियली वेरी सिंपल। तो अब यहां पर हम लोग ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सीख चुके हैं कि भैया कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट क्या है, जरा उसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिससे आप ए से बी बना सकते हो। वी हैव वन मोर केमिकल रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रही है आपको वो रिवर्सिबल है। What I am trying to say is कि A से B बन सकता है तो B से वापस A भी बन सकता है। Now this is a reversible chemical reaction. Now this one is a reversible chemical reaction. मजे की बात है कि अगर आपने reversible chemical reaction में कैटलिस्ट को यूज किया तो कैटलिस्ट कभी भी ये नहीं करता कि पार्शियलिटी करे, नहीं, वो क्या करेगा, वो A से B की स्पीड को भी उतना तेजी से बढ़ाएगा जितना B से A की स्पीड को बढ़ाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ए से आप बी भी बना सकते हो, बी से ए भी बना सकते हो। मजे की बात यह है कि ए से बी और बी से ए में अगर आपने गलती से कैटलिस्ट डाल दिया तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ए से बी की जो स्पीड है और जो बी से ए की स्पीड है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, वो दोनों को बढ़ाएगा। अब देखो, ए से बी की रेट अपन मान लेते हैं आर एफ, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी रेट को मान लेते हैं आर बी। अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट कभी पार्शियलिटी नहीं करता, कैटलिस्ट कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। वो क्या करेगा, वो ए से बी जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड को तो बढ़ाएगा ही, बी से ए जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड को भी उतनी तेजी कर देगा, उतने ही स्पीड से बढ़ा देगा। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब मान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड है 10 और रेट ऑफ बैकवर्ड मान लो किसी पोजीशन पे है 8, तो कैटलिस्ट डालने पे अगर यहां पर 2 से ऐड होगा तो यहां पर भी 2 से ऐड हो जाएगा। ये कैटलिस्ट का इफेक्ट है, कैटलिस्ट बराबर इफेक्ट डालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है, इक्वल, वो पार्शियलिटी नहीं करता। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड को रेट ऑफ बैकवर्ड को वो पैरेलली बढ़ा देगा और इक्वल अमाउंट से बढ़ाएगा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या ये देख लो, नाउ इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ, यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट को बढ़ाता है कैटलिस्ट, नीचे लिखा हुआ है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मजे की बात, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करता। अगर आपने इक्विलिब्रियम का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसका मतलब ये समझा देता हूं, जरा समझो भाई। मान लो कि ये आपके पास बीच में ये स्कूल है जिसको आप ये स्कूल जाना चाहते हो। अब देखो, आपका क्या हो सकता है, आप स्कूल इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप स्कूल इस रास्ते से भी जा सकते हो। सपोज कि ये आपका घर है, अगर आप अपने घर हो तो स्कूल आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, दिस इज योर होम, YH मतलब योर होम। और ये आपकी मान लो चाची का घर है, नानी का घर है, व्हाटएवर बी दैट, आपके अंकल का घर है, अंकल होम कह देते हैं। अब हो सकता है आप अपने घर हो तो स्कूल जाना है तो आपको ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर आप अपने अंकल के घर हो और आपको स्कूल जाना है तो आपको ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, अगर हर दिन आप पैदल जाते हो, हर दिन आप अगर पैदल जाते हो, पैदल, ये एक लड़का बना देता हूं, ये बेचारा हर दिन पैदल जाता है, हर दिन पैदल जाता है, ठीक है, तो उसको, क्योंकि रास्ते एकदम इक्वल है, डिस्टेंस एकदम इक्वल है, चाहे आप अपने घर से जाओ चाहे आप अपने अंकल के घर से जाओ, उसको अभी 10 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, 10 मिनट यहां से यहां लगेंगे, अब अंकल के घर से जाएगा तब भी 10 ही मिनट लगेंगे। अब यह है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहां पर अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट का मतलब पापा ने आपको स्कूटी दिला दी, स्कूटी मतलब एक्टिवा, एक्टिवा इज ए काइंड ऑफ कैटलिस्ट, समझ में आता है? एक्टिवा इज काइंड ऑफ कैटलिस्ट। क्या एक्टिवा दिलाने से आपकी स्कूल की पोजीशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। मजे की बात, अगर पापा ने एक्टिवा दिला दी तो आप 2 ही मिनट में पहुंचोगे अपने घर से भी, और 2 ही मिनट में पहुंचोगे अपने अंकल के घर से भी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। स्कूल आपका कहीं नहीं खिसकने वाला, पापा ने एक्टिवा दिला दी, स्कूल कहीं नहीं खिसकने वाला। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी शिफ्ट नहीं होता,
केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी शिफ्ट नहीं होता, आपका स्कूल कभी नहीं खिसकने वाला। ऑल्दो एक्टिवा दिलाने से जहां 10 मिनट लगते थे, आपको अपने घर से स्कूल जाने पे वहां 2 मिनट लगेंगे, अंकल के घर से भी उतने ही 2 ही मिनट लगेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहां पर कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है। इट्स रियली वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? अब इसे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता। आपको यहां पर एक्टिवा दिलाते एक स्कूल थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका टाइम तो कम लग रहा है, इन दैट केस आपके घर से भी टाइम कम हो जाएगा, अंकल के घर से भी टाइम कम हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वो भी कम हो जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और चाहे आप रिवर्स में जाओ तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, स्पीड दोनों तरफ से बढ़ेगी एक्टिवा दिलाने से। एक्टिवा दिलाने से स्पीड दोनों तरफ से बढ़ेगी, ठीक है। सो यह ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर ये एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो दैट कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज करता है, यानी कि स्कूल आपका वहीं रहेगा। फोकस ऑन दैट, स्कूल आपका वहीं रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। एट द सेम टाइम वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को बराबर तेजी दे देगा, मतलब एक्चुअली फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। नाउ लुक एट इट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम और शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। जैसे कि आपको घर से स्कूल जाने में पहले 10 मिनट लगते थे, अब आपको एक्टिवा दिलाने के बाद 2 ही मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हेल्प तो कर ही रहे ना इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में, मतलब स्कूल जल्दी जाने में हेल्प कर रहा है। सो मतलब इसका ये निकलता है, सब लोग नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम यानी कि स्कूल को शिफ्ट नहीं करता, बट स्कूल जाने के लिए जो स्पीड चाहिए एक्चुअली, ठीक है, जो स्कूल जाने के लिए स्पीड चाहिए उसको बढ़ा देगा, उसको इक्विलिब्रियम को यानी कि स्कूल जाने के लिए आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से लिख लो, हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट टू फोकस कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, और इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। ये फलक अली अभी ये भी आएगा, डोंट वरी। क्लियर है, समझ में आ गया। कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब होता है वो बढ़ाने की जगह घटा देगा, दैट्स इट, ठीक है। पॉइजन का मतलब होता है इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा, बहुत रेयर होते हैं वो एग्जांपल। चलो तीसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करो। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट cause an extremely small amount of catalyst cause considerable increase in the rate of reaction. Now this is really very important. इसके एग्जाम्पल तो आपके स्टमक में है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके स्टमक में है। यहां पर लिखा है कि अगर आपने कैटलिस्ट थोड़ा सा भी यूज किया तो एक्चुअली वो थोड़ा सा अमाउंट भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। पता है आप जो खाना खाते हो, सुबह नाश्ता करते हो, वो नाश्ता अगर आपके पेट में कैटलिस्ट एंजाइम यानी कि बायो कैटलिस्ट अवेलेबल ना हो तो उस खाने को पचने में 30 साल भी लग सकते हैं। ध्यान से समझना, वो जो खाना आप सुबह खाते हो एक्चुअली उसको पचाने का काम हमारे पेट में बायो कैटलिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। समझ में आ गया? और एक्चुअली अगर वहां एंजाइम ना हो तो उसको पचने में 30 साल लगेंगे। मजे की बात, वो एंजाइम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दैट एंजाइम इज एक्चुअली इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी, और वो थोड़े से क्वांटिटी जो है कैटलिस्ट की वो हमारे पेट में फूड को पचाती है, डाइजेस्ट करती है हमारे पेट में फूड को। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब मतलब क्या है, अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल दिया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसीडरेबली बढ़ाता है। जैसे कि H2O2 का अगर आप यहां पर डिकम्पोजिशन कराना चाहो तो यू कैन यूज प्लैटिनम, और प्लैटिनम का एक्चुअली पता है कितना अमाउंट? सिर्फ 10⁻⁻⁸ अमाउंट यूज किया जाता है मोल पर लीटर।
अब आप देखो कि प्लैटिनम आपने यूज कितना किया, दैट इज 10⁻⁸ मोल पर लीटर यूज किया गाइस। ये प्लैटिनम की कॉन्सेंट्रेशन आपने यूज करी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। 1 लीटर में 10⁻⁸ मोल ही डाले हैं, 1 लीटर में 10⁻⁸ मोल डाले, तो एज यू कैन सी कि यहां पर कितनी स्मॉल क्वांटिटी डाली है। एट द सेम टाइम H2O2 यहां से क्विकली H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्मॉल अमाउंट भी यहां पर झंडे गाड़ सकता है। एक छोटी सी चुटकी भर आपने जो यहां पर कैटलिस्ट डाला है वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करो। यहां पर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्डर 10⁻⁸, ठीक है, ऑफ कोलोइडल पीटी। एक्चुअली यहां पर यूज क्या होता है, प्लेटिनम मेटल सीधे यूज नहीं करते, वी यूज कोलोइडल पीटी, वी यूज कोलोइडल पीटी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा देगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दैट। ओके, सो आज मैं आप लोगों को इसके साथ एक बात बोलना चाहता हूं। जिंदगी में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपको आपके पाथ से हटाएंगे, बट बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उन पे ध्यान नहीं लगाना है, अपने काम से काम होना चाहिए, ध्यान लगाओ। मेरा मकसद यहां पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, जो कि इतने बच्चे जो मेरे पे बिलीव करते हैं, उनको सिलेबस पूरा करवाना है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप मुझे डिस्टर्ब करते रहो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। सो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं बच्चों, पत्थर फेंकोगे, आज फेंक रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो अपने आप हिसाब बराबर करेगा। मैं इतना ही कहता हूं, वो अपने आप हिसाब बराबर करेगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वो आपको ऐसी चमाट लगाएगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। समझ में आ गया? मेरे तो सिंपल सी फंडा है, अपन कुछ नहीं करने वाले। दो मुझे गाली, यहां पर एक दो हैं जो सुबह सुबह किसी के कहने पर गाली देने आ जाते हैं, दे आर रबिश। कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद अरोड़ा को उससे, ऊपर वाला है, वो अपने आप हिसाब चुकता करेगा, और जिस दिन वो हिसाब चुकता करेगा ना, हालत पतली हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सो अरविंद अरोड़ा को रोकने से कुछ फायदा नहीं है। सो फाइनली आ जाओ, इसीलिए तो कहते हैं कि लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां देते हैं, लेकिन बेचारा वो हमेशा देश के बारे में सोचता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि जब भी कुछ अच्छा करने जाओ तो वो अच्छा जिसके लिए बुरा हो रहा है उसको दर्द तो होगा ही, ठीक है, उसको दर्द तो होगा ही। ऐसा ही हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, यहां पर हर दिन मैं आके खड़ा हो जाता हूं, और कई लोगों को दर्द होता है, दर्द होगा तो भैया वो लोग उल्टा सीधा काम तो करेंगे ही, ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो, सो अपने आप जिनको दर्द हो रहा है उनका हिसाब चुकता करने के लिए ऊपर भगवान है, वही हिसाब करेगा, चिंता मत करो, बराबर हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा, चिंता मत करो, ठीक है। सो अब ध्यान लगाओ, यहां पर वी हैव थर्ड पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कैटलिस्ट की अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल लिया, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल लिया तो वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाएगा, इस केमिकल रिएक्शन को बहुत तेजी से परस्यू करेगा। नाउ दिस इज अ थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पर भी लिखी हुई है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस, ठीक है, कैटलिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशन डिकंपोज 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 इन 1 मिनट। नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बायो के जो स्टूडेंट है वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बायो के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। नाउ लुक एट इट, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलाइज, लुक एट इट, एक मॉलिक्यूल एंजाइम का आपकी बॉडी में 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स H2O2 को तोड़ देता है। 5 मिलियन H2O2 के मॉलिक्यूल्स एक ही मिनट में तोड़ देता है एक मॉलिक्यूल एंजाइम का। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दैट, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि छोटा सा, है ना, छोटा सा तीर वार करे गंभीर, इट्स लाइक दिस, कि यहां पर जो स्मॉल अमाउंट है वो भयंकर तरीके से यहां पर क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट डाल रहा है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अब चौथा पॉइंट क्या है जरा उसको देखो ना, चौथे पॉइंट पर ध्यान देना, नीचे वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ना। द फोर्थ पॉइंट इज, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, अगर साइंटिफिकली उसको देखें तो एक्चुअली वो क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है अपनी मंजिल पे जाने के लिए। आसान वाला पाथ क्या हो सकता है उसको प्रोवाइड करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, देखो
यहां पर जब आप H2O2 सीधे डिकम्पोज करवाते हो तो वो H2 और O2 में चला जाएगा, लेकिन इस डिकम्पोजिशन में जो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी खर्च होती है वो है 76 किलो जूल पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक्चुअल में जब आप H2O2 को सीधे डिकम्पोज करवाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 76 किलो जूल पर मोल। मतलब यह है कि आपको यहां पर 76 किलो जूल पर मोल के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, यार देखो एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेट किए बिना सिर्फ यहां पर चैट में ही लिखते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा। यहां मैंने देख रहा हूं अभिजीत राज, ये बार बार हर दो कमेंट आते नहीं, तीसरे कमेंट में इसी का कमेंट होता है। भाई कमेंट करने में ही बिजी रहोगे तो समझ में कहां से आएगा। इससे बढ़िया तुम आराम से अपने घर पे पढ़ो, बंद कर दो चैनल को, जाओ, जरूरत नहीं है। अब 2 मिनट बाद ही आप कमेंट कर देते हो, आपको अकल नहीं है इतनी भी। थिंक ऑफ इट। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बंद कर दो, बाद में देख लेना। इट्स रियली वेरी बैड। अब चैट में बिजी रहोगे, ना मुझे पढ़ाने दोगे ना दूसरों को पढ़ने दोगे, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। अब यहां पर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो बजाय यहां पर चैट में लिखने के, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा कह रहा हूं, यहां पर आओ तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं कि यहां पर आप आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। समझ में आ रहा है। अब ध्यान लगाओ, यहां पे आ जाओ, फटाफट से इसको समझते हैं। देखो यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है, एक आसान पाथ बना देता है आपके एक्चुअली प्रोडक्ट पे जाने के लिए। उसको मैं समझाता हूं कुछ इस तरीके से। देखो भाई, देखो जरा सोचो कि ये आपका होम है और ये सपोज आपका स्कूल है। अब इसको जाने के लिए सपोज एक रास्ता है, भाई सीधे नहीं जा सकते, सीधी कोई गली नहीं है, मान लो कि ये पाथ है, और इस पाथ को क्रॉस करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अचानक से क्या हुआ, गवर्नमेंट जाग गई और उसने बीच में क्या कर दिया, यहां पर एक सीधा रास्ता बना दिया। ध्यान से समझना, आपके होम से घर जाने के लिए सीधा रास्ता बना दिया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझो, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर यह हो रहा है कि एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया जिससे एनर्जी कम खर्च हो रही है। मतलब यहां पर स्कूल से होम जाने में यहां पर ऑलमोस्ट 76 किलो जूल एनर्जी खर्च होता था। अब ये ऑल्टरनेट पाथ बना दिया। ये पाथ कौन क्रिएट करके देता है, कैटलिस्ट एक दूसरा पाथ क्रिएट करके दे देता है। ध्यान से समझना, और उसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दो। अब आप फाइनली अगर यही काम आप किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाओ, ध्यान से इसको देखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कैटलिस्ट सपोज मैंने I- यूज कर लिया, आप आयोडाइड आयन भी यूज कर सकते हो। उस केस में यही एनर्जी कम होके 57 किलो जूल हो जाएगी। यही एनर्जी कम होके 57 किलो जूल हो जाएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कैटलिस्ट क्या करता है, अगर आपने कैटलिस्ट नहीं यूज किया तो वो 76 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इतना बड़ा बैरियर है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, 76 किलो जूल। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो यही बैरियर कम होके कितना हो जाएगा, ओनली 57 किलो जूल रह जाएगा। मतलब उसने एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर दिया आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। कैटलिस्ट का काम होता है कि एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दे जिससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से बना सको। समझ में आ गया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसको अगर और प्रॉपर वे से बनाना चाहो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहो, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस टाइम, तो प्रॉपरली आपने ग्राफ कुछ ऐसे देखा हुआ है कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर करेक्ट ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब होगा कुछ यूं कि रिएक्टेंट अपनी इस एनर्जी से पहले एनर्जी बढ़ाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक्चुअल ग्राफ ये ऐसे होते हैं, ये आपने देख रखे हैं, ये आपने देख रखे हैं कहां पे, आपकी केमिस्ट्री की बुक में। क्लियर हो गया। आप इसको चाहो तो मत कंसीडर करो, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको। एक्चुअल में ग्राफ ये होते हैं कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, फाइनली उसको ये बैरियर क्रॉस करना है अगर उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो। और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट।
आ गया समझ में? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है? इन दैट केस कैटलिस्ट यहां पर एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, यहां पर एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले जाओगे। कम एनर्जी को, कम एक्टिवेशन एनर्जी आपके लिए एक बैरियर होगी। कम मतलब आपको जहां पर 76 किलो जूल एनर्जी लगती थी, अब आपको सिर्फ 57 किलो जूल एनर्जी लगेगी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग यहां पर ध्यान दो। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे यहां पर मेंशन भी आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 एट रूम टेंपरेचर हैपेंस विद एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 76 किलो जूल पर मोल, जो यहां पर लिखी भी है। और when little iodide ion is added as a catalyst, the decomposition of H2O2 occur with the reaction, ठीक है, to occur by a different path. Now this is really very important. और एनर्जी कितनी लगती है? That is only 57 किलो जूल पर मोल। मतलब बहुत ही साफ है कि यहां पर कैटलिस्ट एक्चुअली एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड कर देगा जिससे आप आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो विद लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैटलिस्ट का एक्चुअल में काम होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई कह रहे हैं राइबोज का स्ट्रक्चर बताइए, तो यहां पर ये जो पूछ रहा है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। प्लीज एक बार जाके वहां पर चेक कर लो, ठीक है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल पूरा चैप्टर करवा चुका हूं। अब ध्यान लगाओ, ठीक है, अब ध्यान लगाओ यहां पे, ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, कैटलिस्ट का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था 4th नंबर वो फिनिश हो चुका है। नाउ विल फोकस ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज 5th नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, एंड दैट इज, ध्यान लगाना, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एज यूजुअल। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ खुद की एनर्जी होती है। कभी भी कैटलिस्ट उसकी एनर्जी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब ध्यान लगाओ, यहां पर एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम ही रहेगी, उसको नहीं बदलेगा, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? चाहे कैटलाइज्ड हो चाहे अनकैटलाइज्ड हो, हर वे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम ही रहेगी, वो लेवल चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 5th पॉइंट था जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दिस इज सिर्फ 5th पॉइंट। यहां पर जो लिखा है, इट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ये आपका 5वां पॉइंट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब ध्यान लगाना, 6th नंबर पॉइंट क्या है? अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता। जनरली कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता, वो सिर्फ रेट्स को चेंज करता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड उनको चेंज करेगा, वो उनको बढ़ाएगा, कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता। जनरली ऐसा होता है। ओनली एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस पॉइंट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन मजे की बात, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। However, in the certain cases, the catalyst is found to initiate the chemical reaction. In that case also, जरा ध्यान से इसको देखो, H2 and O2 remains unchanged for 25 डिग्री सेल्सियस। बट ध्यान से देखो, अगर आपने H2 और O2 का रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन नहीं होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। समझ में आ गया? बट यहां पर देखो, अगर आपने यहां पर प्लेटिनम वायर डाल दिया, so if platinum wire is added to the mixture, the reaction start immediately। बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्लेटिनम का वायर डाल दोगे, तुरंत यहां पर रिएक्शन शुरू हो जाएगी एंड द रेट बिकम्स हायर एंड द मिक्सचर एक्सप्लोड्स। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट केस प्लेटिनम का वायर इंट्रोड्यूस करते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और वहां पर जो मिक्सचर होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि जनरली कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, लेकिन जब भी ऐसा देखो कोई स्टेटमेंट होता है उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। सो यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन है कि H2 और O2 कभी रिएक्ट नहीं करते 25 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अगर आपने प्लेटिनम वायर इंट्रोड्यूस करवा दिया,
ठीक है, अगर आपने प्लेटिनम वायर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो डेफिनेटली वो मिक्सचर, ये H2O2 आपस में रिएक्ट करेंगे और फाइनली वो मिक्सचर है जो एक्सप्लोड कर जाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन होते हैं हर जगह पे। तो यहां पर हमने टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ही वो खत्म कर ली। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, अगला टॉपिक लिखिए फटाफट से, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस वो हम करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम को समझते हैं। एंजाइम एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर मेंशन्ड, आप इसको नोट डाउन कर लो, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिसिस। ठीक है, कैटलिस्ट एक्चुअली एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एनहेंस करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोलॉइड्स भी आएंगे, पहला ये कैटलिस्ट खत्म कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, देयर आर सेवरल रिएक्शंस अकर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एक्चुअली उनको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ध्यान लगाओ, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और उनको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम लोग एंजाइम्स की यूज करते हैं। What are enzymes? As I have said this thing कि enzymes का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम कहते हैं, जो एक्चुअली हमारी बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, ये हमारी बॉडी है जिसमें डाइजेशन सिस्टम, अगर आपने एक मील अगर खा लिया है, अगर वो डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम के बिना वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। 30 साल के करीब उसको लग जाएंगे, इसीलिए हम यहां पर किसको यूज करते हैं, एंजाइम्स को यूज करते हैं। आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल, एंजाइम के कुछ एग्जांपल दूंगा। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। सबसे बढ़िया बात यह होती है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। आपको पता है किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है। एंजाइम कभी ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम अगर डाइजेस्ट कर रहा है तो वो कुछ बायोलॉजिकल और भी काम कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक ताले की चाबी के जैसे होते हैं, जो एक की है वो एक ताले को खोलती है। ठीक है, एक की अगर एक ताले को खोलती है तो वो स्पेसिफिक है। ऐसा ही एंजाइम होता है, एंजाइम भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर। आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल, उसको आप ध्यान से देखना। बट एंजाइम के केस में एक्चुअली सबसे पहले यह पता हो कि एंजाइम होते क्या है, तो एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान लगाओ, दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एंजाइम क्या है, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ लिया है। समझ में आ गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दो कि एक्चुअली यहां पर जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात, अगर आप उनको, वो जो एंजाइम है उनको पानी में डाल दोगे तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ, जैसे कि स्टार्च बनाता है। आपने कभी अपनी मम्मी को आटा गूंदते देखा होगा, देखा है, मैदा आटा, मैदा आटा जैसे पानी के साथ मिक्स होके जिस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, एंजाइम भी उसी तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। और कैटलिस्ट के बाद एक्चुअली अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशंस ही हैं। नाउ दैट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। अब जरा ध्यान दो, दस एंजाइम आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना नोन एज बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैटालिसिस। ध्यान से समझो कि एंजाइम को इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दो, एंजाइम को इसी वजह से हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फिनोमिना जिसमें ये एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बायोकेमिकल कैटालिसिस के नाम से, इस फिनोमिना को बायोकेमिकल कैटालिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल है। क्लियर है, चलो तो फाइनली अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि यहां पर एंजाइम के कौन से एग्जांपल है और कौन सी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती हैं। एग्जांपल देखो, आप सबने एग्जांपल पढ़ रखे हैं। पहला एग्जांपल है केन शुगर का।
केन शुगर का जब आप H2O से रिएक्ट करवाते हो तो वो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा, ये हम सबको पता है। लेकिन मजे की बात यहां पर एक इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट करवा देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। ये क्यों कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि एक्चुअली केन शुगर यानी कि सुक्रोज पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसके बाद जो इन्वर्टेज एंजाइम आप यूज करके इनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है एक्चुअली, इसलिए उसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि वो पीपीएल की जो रोटेशन डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। सो फाइनली केन शुगर वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। इस केस में हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। आप सब लोग इसको ध्यान से लिखो बच्चों, सब लोगों को कह रहा हूं अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो कि जब आप केन शुगर का यहां पर वाटर से रिएक्ट करवा के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहे होते हैं तो उस केस में इन्वर्टेज एंजाइम एक्चुअली क्या करेगा, उस केस में इन्वर्टेज एंजाइम एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इस रिएक्शन को फास्ट बना देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि पानी यहां पर एक्चुअली क्योंकि पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक्चुअली ना के बराबर कंज्यूम हुआ है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम चलते हैं आगे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल। आपको यह भी बता देता हूं कि जब आप ग्लूकोज लेते हो C6, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला आप सही कर लेना, C6H12O6 है, वो गलती से लिख दिया होगा यहां पर C6H12O6। इस ग्लूकोज से जब आप इथाइल अल्कोहल बनाओगे, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इस केस में भी आप जाइमेज एंजाइम का यूज करते हो। नाम लिख लो, ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। इसके लिए ये सवाल भी काफी पूछा जाता है कि अगर आप ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो तो एक्चुअली उस केस में एक बायोलॉजिकल एंजाइम का यूज होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का यूज होता है, और एक्चुअली जिसको हम लोग जाइमेज कहते हैं, जाइमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइमेज बोलते हैं इसको। तो यहां पर देखो केन शुगर को अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो इन्वर्टेज, उसके बाद इस ग्लूकोज को अगर आप इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जाइमेज एंजाइम को यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि एक्चुअली यहां पर एंजाइम के एग्जाम्पल क्या हैं और किस तरह से वो प्रोसीड हो रहे हैं, यहां पर लिखे जाएंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो यहां पर एंजाइम बायोलॉजिकल देखो, हमें भी यहां पर एंजाइम जो है ना वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बॉडी में हम शुगर कंज्यूम करते हैं और शुगर एक्चुअली एनर्जी का सोर्स भी होता है, पर उस शुगर को डीकंपोज करते हैं जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, एक्चुअली एनर्जी के सोर्स हैं। इस कन्वर्जन के लिए हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर जाइमेज एंजाइम का यूज करोगे जब आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करोगे इथाइल अल्कोहल में, तो यहां पर जाइमेज एंजाइम का यूज होता है। एंजाइम के नाम याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहां पर एग्जांपल हमने देख लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। 1 2 3 फटाफट से। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं जहां पर आपको बायोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल वो बॉडी में फॉर्म होते हैं, बॉडी में फॉर्म होते हैं। आप सब्जियां क्यों खाते हो? कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, हरी सब्जियां खाओ, बोलता है ना, तो रीजन क्या होता है? हरी सब्जियां खाने से जो एंजाइम है जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, वो एंजाइम एक्चुअली हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CONH2, उसका रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे तो वो अमोनिया गैस आपको देगा। अब इस केस में आपको अगर ये रिएक्शन फास्ट करवानी है, देखो यहां पर ये यूरिया है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया और CO2 गैस मिलेगी।
यहां से अमोनिया और CO2 गैस, दोनों गैसेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। अगर आप यूरिया से CO2 गैस या फिर यूरिया से अमोनिया गैस बनाना चाहते हो, इन दैट केस आपको यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं यूरिएज। क्या बोलते हैं? यूरिएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, इन पे से सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस यू नीड यूरिएज। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सब लोगों को? सो अब इसको ध्यान लगाओ कि यूरिया के केस में यूरिएज, समझ में आता है? तो आपको इन्वर्टेज कब यूज करते थे? सुक्रोज के केस में। जाइमेज कब यूज करते थे? ग्लूकोज के केस में। यूरिया के केस में क्या यूज कर रहे हो? यूरिएज। और एक और बायोलॉजिकल चेंज का एग्जांपल आपके पास, आपके घर पे मम्मी क्या करती है? दूध से दही बनाती होगी घर पे, बड़ा कॉमन सा काम है, दूध से दही बनाया जाता है। और दूध से दही बनाने का काम भी एक बायोलॉजिकल चेंज है, एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है। और इस केस में भी, ठीक है, अब इस केस में भी हम लोग यहां पर एक एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लैक्टिक बैसिली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन एन एंजाइम जिसको यूज किया जाता है जिससे आप दूध को कर्ड में, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हो। इसको बोलते हैं लैक्टिक बैसिली और बायोलॉजिकल, ठीक है, बैसिलस भी कहते हैं। शिप्रा ने सही लिखा, बहुत बढ़िया। सो इसको लैक्टो यहां पर बैसिलस भी कहते हैं और कई बार इसको लैक्टिक बैसिली भी कह देते हैं। तो ये बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? सो यहां पर हम लोगों ने यहां पर अब क्या कर लिया? एंजाइम को भी खत्म कर लिया। सो फाइनली हम लोगों ने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली और एंजाइम्स भी खत्म कर लिए हैं। अब यहां पर देखो, ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड दूसरा हमें देखना मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द एंजाइम मैकेनिज्म कैटलिस्ट, उसको देखते हैं। तो यहां पर एंजाइम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज को गौर करो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी एफिशिएंसी, नोट डाउन करो। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी एफिशिएंसी। दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट। एंजाइम इस पूरी यूनिवर्स में अभी तक जितने फाउंड हुए हैं कैटलिस्ट, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। दीज आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दे इंक्रीज द रेट। अब आप देखो क्यों इतने एफिशिएंट है, वो रेट को 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कछुए की चाल से हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन को वो किस स्पीड से करवाते हैं? मोर देन लाइट स्पीड, इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि कोई केमिकल रिएक्शन कछुए के चाल से हो रही है, मतलब कछुआ, अब सोचो कि कछुआ अगर उसको बहुत दूर जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, ये उस केमिकल रिएक्शन को 10⁸ टाइम्स बढ़ा देगा। मतलब लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड तक वो लेके जा सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अब ध्यान लगाओ, ठीक है। अब दूसरा, इफ देयर वर नो एंजाइम्स इन अवर डाइजेशन सिस्टम, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो जो मील आप कंज्यूम करते हो उसको कंज्यूम होने में, अगर एंजाइम ना हो तो उसको कंज्यूम होने में 50 साल तक लग सकते हैं, 50 साल तक लग सकते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या है? स्पेसिफिसिटी मतलब ये जो एंजाइम होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि इन्वर्टेज की बात करो तो वो इन्वर्टेज सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने में काम लगेगा, उसको आप जाइमेज की जगह यूज नहीं कर सकते हो। दे आर रियली वेरी स्पेसिफिक। ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को यहां पर वो प्रोसीड करेगा, जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिखा है, एंजाइम यूरिएज कैटलिस्ट ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अगर आप यूरिएज को यूज करना चाहते हो तो वहां पर सिर्फ यूरिया का हाइड्रोलिसिस वो करवाएगा। इसके अलावा अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहोगे तो वो नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अब आप देखो आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉल क्वांटिटी। इसकी अगेन स्मॉल क्वांटिटी भी लोगे तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन को करवा देगी,
और दूसरा ये खुद रीजनरेट हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजे की बात, ये अपने आप को रीजनरेट करते हैं, इस वजह से इसकी स्मॉल क्वांटिटी काम आ जाएगी। चौथे पॉइंट पर देखो, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने पहले कैटलिस्ट के लिए पढ़ा है, स्मॉल क्वांटिटीज। फोर्थ पॉइंट को देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। सबसे बढ़िया बात जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है वो ये कि हमारी बॉडी में एंजाइम मोस्ट एफिशिएंटली 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, और पीएच का लेवल जब हमारी बॉडी में 7.4 होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस और 7.4 ये ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर जो आपके बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं प्रॉपरली और मोस्ट एफिशिएंटली काम करते हैं। ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री एंड 7.4 पीएच, हमारी बॉडी का पीएच बेसिक होता है। बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच बेसिक होता है, हम सब लोगों को पता है। तो पीएच लेवल बेसिक होता है और बेसिक लेवल पे आपके एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करने वाली चीजें हैं जिसपे से सीधे सवाल आते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं आगे, जैसे कि अब जो मैकेनिज्म है उसको जरा फोकस कर लो। मैकेनिज्म पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। यहां पर देखो, ये है एंजाइम, और ये पता है आप कभी चाबी निकालना ताले से, आपने देखा होगा ताला और चाबी अगर उन दोनों के आपस में जिस तरह के जॉइंट है वो मैच कर गए तो चाबी चली जाएगी ताले में और उसको खोल देगी, अदरवाइज नहीं खोल पाएगी। एंजाइम भी वैसे होते हैं। देखो, एंजाइम में इस तरह से कुछ स्पेसेस बनाए होते हैं, और अगर यहां देखना आप, अगर आपका रिएक्टेंट या जो सबस्ट्रेट है वो उन स्पेसेस में बिल्कुल फिट हो रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए बना है। इस लाइक ये है ताला, ये है चाबी, ये स्पेसिफिक है एक दूसरे के लिए। होगा कुछ यूं कि दोनों, देखो इसने वैसा ही स्पेस छोड़ के रखा है जैसा कि ये सबस्ट्रेट है, ये घुस जाएगा उसके अंदर। क्लियर होता है? अब देखो फाइनली वो क्या हुआ, घुस गया। तो यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें ये एंजाइम है, ये है सबस्ट्रेट। वो घुस गया उसके अंदर क्योंकि इसकी जैसी ही उसके पास क्या थी, जगह थी, स्पेस थी, ऐसा ही स्पेस क्रिएट किया हुआ है। फाइनली यहां से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और फाइनली कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। वो आपका प्रोडक्ट है लेट अस सपोज, और फाइनली कैटलिस्ट आपको वापस से वैसा ही मिल जाएगा जैसा कि इनिशियली था। तो ये टोटल मैकेनिज्म होती है, और दिस इज रियली वेरी स्पेसिफिक कि यहां पर ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों मिक्स होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फाइनली यहां से प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम आपको वैसे का वैसा ही मिल जाता है जैसा कि इनिशियली आपने लिया था। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये जो हुक्स बनते हैं, जो यहां पर कॉन्टेक्ट होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? वहां पर रिस्पॉन्सिबल है यहां पर NH2 का एंड सेंटर, या फिर COOH का एंड सेंटर, या फिर SH का एंड सेंटर, या फिर OH का एंड सेंटर। यही बॉन्डिंग बनाते हैं किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। ये सेंटर्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। नीचे लिखा भी हुआ है, देयर आर एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स। यहां पर एंजाइम पार्टिकल के जो सरफेस है उस पे कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं। दीज कैविटीज आर ऑफ characteristic shape and poses active groups such as, देखो यहां पर इनकी एक परफेक्ट शेप होती है और वहां पर एक्टिव ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NH2, COOH, SH, OH। यही ग्रुप है जो एक्चुअली एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या करेंगे, बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, तो फटाफट से आप देख लीजिए। फाइनली यहां पर लिखा भी हुआ है, ये ऐसे ही फिट हो जाते हैं जैसे कि किसी लॉक में की फिट होती है, ये ऐसे ही फिट हो जाते हैं। सो फाइनली ये मतलब है इनके मैकेनिज्म का कि यहां पर एक्चुअल में कैटलिस्ट काम कैसे करता है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंजाइम वाटर के साथ एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक्चुअली जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो भी यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोइडल्स। यस ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोइडल्स। अब हमें कोलोइडल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको पढ़ना है। इसके पहले तक हम लोगों ने कैटलिस्ट भी खत्म कर लिया, और फाइनली काफी हद तक 70% चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ एक ही टॉपिक है कोलोइडल, उसके बारे में पढ़ना है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब मुश्किल से हमें 1 या 2 लेक्चर और चाहिए, उसमें आपका यहां इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों
देखो, अच्छा काम करने वालों का साथ बहुत कम लोग देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये जर्नी शुरू की थी मार्च से, और मैंने कोशिश की और बहुत सारे लोग जुड़े भी, और बहुत सारे ऐसे लोग आए भी हैं यूट्यूब पे जो अच्छा पढ़ाने के लिए यहाँ पर बेचारे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छी चीज़ को गंदा करने में उनको मज़ा आता है। मैं सिर्फ उन बच्चों को कहता हूँ, खैर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ध्यान नहीं दूँ, लेकिन आज अगर हमने नहीं बोला ना, क्योंकि उनके माँ बाप ने तो उनको बोला नहीं है, दिखता है कि वो कितनी एक्चुअल में जो यहाँ पर बुरे बुरे तरीके से, ना सिर्फ यहाँ, पता नहीं कई लोग तो सिर्फ पैसा लेके लिखते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के पीछे पड़ी हुई हैं, मैं जानता हूँ, और उन्होंने स्पेशली लगा रखा है कि तुम ना कमेंट सेक्शन में बुरा बुरा लिखा करो। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर जो कि पढ़ाते हैं, उनसे मेरी पर्सनली बात होती है और ये बात बोलते कि आजकल बैड कमेंट्स लिखने वाले लोग बहुत हैं। ये मैं जानता हूं। मैं आप सब लोगों से ये बात बोलता हूं, देखो जैसे यहां पर एक है मेडिकल स्टूडेंट, क्या आपके पापा ने यही सिखाया कि ये इस तरह से लिखते हैं? और मैं आप सब लोगों को, बच्चों को बोलता हूं कि ऐसे बच्चे यहां पर है ही क्यों, उनको भगाओ यहां से। शेम ऑन योर सेल्फ कि आपके पापा और आपकी मम्मी यही सिखाते कि कहीं कोई पढ़ा रहा हो तो उनके यहां बैड कमेंट करने के लिए आ जाओ। नो, दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग। अगर उनके पापा ने उनको रोक लिया होता और खींच के थप्पड़ मारा होता ना, तो ये लोग कभी यहां दिखते नहीं। शर्म आनी चाहिए कि आपके माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप कोई पढ़ा रहा हो और बच्चे पढ़ रहे हो। आप अपने स्कूल में भी यही करते हो क्या कि आप अगर टीचर पढ़ा रहा हो और जब बच्चे हो साथ में तो वहां पर गाली निकालना शुरू करो, निकाल के देखो, थप्पड़ पड़ेगी खींच के, थप्पड़ पड़ेगी खींच के। और आज हमने नहीं बोला तो कौन बोलेगा? और मैंने 10 बार कह दिया, तुम्हारे जैसे नालायक इस चीज को समझ भी नहीं सकते जो यहां पर गलत कमेंट करते हैं यहां पे और दूसरे जगह पे जाके किसी यूट्यूब के चैनल पे गलत कमेंट करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद तो तुम कुछ अच्छा जिंदगी में कर नहीं सकते, जो दूसरे अच्छा कर रहे हैं उनके बीच में यहां पर आके उल्टा सीधा लिखते हो। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अपने पापा को बोलना कि आज मैं कोई पढ़ा रहा था, टीचर, बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर मैं गलत गलत कमेंट लिख रहा था, बोलना एक बार, पापा एक खींच के थप्पड़ देंगे। और मेरे सामने बोल दिया होता ना तो मैं बताता तुम्हें तो मैं क्या हूं। शेम ऑन योर सेल्फ। और मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि हमें किसी को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं जो मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, टॉलरेट करोगे, ठीक है, टॉलरेट करोगे तो लोग ज्यादा परेशान करते हैं। हमको टॉलरेट नहीं करना। मैं सब बच्चों को बोलता हूं, अगर ऐसा कोई एलिमेंट दिखता है, ऐसा कोई एलिमेंट दिखता है, एक तो मुझे मेल करो उसका नाम तुरंत कि सर ये हैं लोग जो कि बेवजह आके परेशान करते हैं। और दूसरा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों जो आपको नहीं पसंद हो मत आओ ना। हम कह रहे हैं क्या आपको आने के लिए? नहीं कह रहे, मत आओ, आप जाओ ना, जाओ। क्यों किसी के पैसे लेके किसी और के चैनल पे आके बेकार बेकार चीजें लिखते हो? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन करवा रहा है, चिंता मत करो, बट आपको शर्म आनी चाहिए। 2 पैसों के चक्कर में आप कहीं गाली निकालने आ जाते हो सुबह सुबह, शर्म नहीं आती? काम कर लो ना अपना कुछ अच्छा। और मैं सब बच्चों को बोलता हूं, अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तुरंत एक तो रिपोर्ट करो, दूसरा उसको उसी की भाषा में जवाब दो। और मैं खुद तो मैं करवा ही दूंगा ब्लॉक, वो ब्लॉक तो हमारे यहां पर कोई ना कोई बैठा रहता है ब्लॉक करने के लिए, बट हमें जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। और जो लोग शर्म नहीं है उनको, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कहीं और, अपना काम ही कर लो ना बच्चों, पढ़ लो, 4 शब्द पढ़ोगे आपको फायदा होगा। ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। और आप एक बात बताओ, यहां पर क्या दिखाते हो आप? अगर कोई टीचर जिसको आप मानते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप मानते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अगर किसी और को या कोई किसी और को जाके कुछ ऐसी चीज लिखते हो तो क्या वो आपको ये सिखा रहा है क्या? वो आपको ये चीज सिखा रहा है क्या? बहुत गलत बात है। इसलिए आप अपने माँ बाप के साथ बैठो, पहले आपको अपने माँ बाप के साथ बैठ के काउंसलिंग करने की जरूरत है। हर्ष वर्मा, ये नहीं चलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। चाहे आप मेरे चैनल पे, आपको किसी को गाली नहीं देनी है, मेरे चैनल पे चाहे दूसरा चैनल हो उसको भी गाली नहीं देनी है। बहुत गलत बात है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरे लिए हर एक टीचर जो यहां पर पढ़ाता है, चाहे कहीं भी पढ़ाता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और मुझे नहीं चाहिए, चाहे कोई भी यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे ना, मैं दिल से उनको सल्यूट करता हूं। मेरा कोई भी बच्चा किसी भी जगह पे जाके गाली नहीं लिखेगा।
अगर वो अरविंद अरोड़ा से पढ़ा है एक लेक्चर भी, मुझे आप प्रॉमिस करो आप किसी भी चैनल पे जाके गलत चीज कभी नहीं लिखोगे। कोई जरूरत नहीं है हमें। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मेरे बच्चे याद रखना बच्चों, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, तुम पढ़ो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अरविंद अरोड़ा से एक बात सीख लो, ना बुरा करो ना बुरा सुनो, ना बुरा करो ना बुरा सुनो। हमको कहीं किसी चैनल पे जाके गलत लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत लिख रहा है तो उसको जवाब भी हम लोग देंगे। कौन देगा जवाब? हम लोग देंगे जवाब। और सारे के सारे यूट्यूब टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, या फिर ऐसे टीचर जो बेचारे यूट्यूब पे नहीं भी पढ़ाते, ऐसे टीचर जो यूट्यूब पे नहीं भी पढ़ाते, कहीं ना कहीं तो किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, मत लिखो उनके लिए कुछ भी। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। किसी को भी पढ़ा रहे हैं इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। समझदार बनो बच्चों, ये अपना बचपना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा और एक यही चीज आपको मार डालेगी एक दिन। सामने वाले को तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। सभी टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, मैं सबको बोलता हूं, चाहे यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो, जितने भी टीचर हैं, मेरा बच्चा किसी भी टीचर को जाके गलत नहीं लिखेगा, और ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। और कोई अगर यहां पे फालतू की बातें करता है उसको भगा देना वहां से, तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत मेल पे डाल दो उसका नाम, हम उसको ब्लॉक कर देंगे और उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। नेक्स्ट टाइम पे वो दिखने नहीं चाहिए यहां पे। क्योंकि आप सोचो यार, एक यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर हैं यार, मैं रिसेंटली अरविंद सर से मिला था, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, ठीक है, नमो सर हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं बेचारे, वो अपना वक्त देते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, और आप उनको बदले में ये सब चीजें देते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहुत सारे टीचर हैं, क्यों लिखते हो? जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं बोलना उनको, अगर सही नहीं बोल सकते हो तो जाओ ना उनका चैनल बंद करके भैया दूसरा देख लो यार, क्यों परेशान करते हो उनको? हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो, सो फाइनली गाइज, डू फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट्स इट। और मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोग अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, और किसी चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब चीजें तो हमें कभी लिखनी भी नहीं है किसी भी चैनल पे जाके। और अगर गलती से कोई पंगा ले रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो नहीं करना, सीधे रास्ते पे चलो, सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप जानबूझ के किसी को छेड़ोगे तो फिर कौन सहेगा भाई? हमें जरूरत नहीं है किसी को सहने की। चलो, लव यू ऑल गाइस। अगले वीडियो मिलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, और ये टॉपिक भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी एक बाहरी जो रूम है एक्चुअली बिजी रहता है, अभी फिर से लेक्चर है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आज हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि 1 आवर का मैंने टाइम लिया हुआ था। चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अरोड़ा हमेशा पढ़ाएगा, अपने चैनल पे पढ़ाएगा और सब कुछ करवा के रहेगा, केमिस्ट्री की एक चीज भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो नीट के हिसाब से हो, चाहे वो जेई के हिसाब से हो। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, सब कुछ पढ़ा देगा, ये सब कुछ पढ़ा देगा सारा टाइम निकाल के, चाहे आप हो, आपके जूनियर्स हो, सबको मदद करेगा। और कभी भी मेड इजी चैनल पे आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लेक्चर फ्री में मिलेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है ना। बस आपका ये है कि बस मैं चाहता हूं कि जितना केमिस्ट्री सारा फ्री में अपलोड हो, सब बच्चों को सब मिल जाए, कुछ भी बचे नहीं, और ये आपको, आपके जूनियर्स को, सबको मदद करे। बस इतना चाहता हूं ताकि किसी को भी बेचारे को ये नहीं देखना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं तैयारी कैसे करूं। मेरा मकसद ये है, और मैं एक एक क्वेश्चन डाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का सब कुछ डाल दूंगा, मैं ये सोच के बैठा हूं मैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बी सपोर्टिव, क्योंकि हम लोग एक रहेंगे। हमारे साथ समस्या यही है, इंडियन हेट इंडियंस, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ।
ये खत्म हो जाती तो हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री होती। ठीक है, ये बदलो सबसे पहले। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।